बड़ा पुनीत कार्य रहा। आरक्षण को लेकर हम लोग कुछ बातें साफ कर लें कि आरक्षण पहले होता क्या है और आरक्षण पे हम लोग क्या पालेंगे और आरक्षण से हमें क्या नुकसान है। इन 3 बातों को हमें बहुत गंभीरता से समझना है कि आरक्षण है क्या, आरक्षण नहीं होने से हमारा नुकसान क्या है और आरक्षण मिल जाने से हमें क्या लाभ होना है। सबसे पहले हम आरक्षण को समझें तो वो एक उपचार है। सुप्रीम कोर्ट के केस है इंदिरा साहनी केस, उस केस में ही आरक्षण की सबसे बड़ी बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण एक उपचार है। उपचार का मतलब होता है इलाज। तो समाज, मछुआ समाज या अन्य समाज जो भी शोषित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनको आरक्षण एक उपचार के तौर पर मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको इलाज के तौर पे दवा दी जाती है, वैसे ही आरक्षण हमारे समाज के लिए और शोषित समाज के लिए इलाज है। तो ये कोई लाभ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आप आरक्षण का लाभ लेकर समाज को नुकसान कर रहे हैं, ये कोई लाभ नहीं है। हम लाभ नहीं ले रहे हैं, ये उपचार है और उपचार लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ये रही बात आरक्षण की। आरक्षण क्या है? अब आरक्षण हमें मिलना क्यों चाहिए? हेलो, गुड मॉर्निंग अजय भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, हम भी ठीक है। जी जी, वही आपका भेजे थे जो क्लिप अपनी वीडियो का, आरक्षण के मुद्दे पे कुछ बोल रहे थे आप, इंदिरा साहनी वगैरह का जो वक्तव्य दिए थे आप, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आरक्षण एक उपचार है आपने बताया था, सुना मैंने। जी जी जी। तो ये उसी बोट पर खड़े हैं आप, लगता है, जिस बोट पर दीपक उसी साहनी बोर्ड वगैरह पर का है। उसी बोर्ड पर, हाँ उसी बोर्ड पर क्या है। जी, तो बताएं आप क्या आरक्षण के संबंध में क्या वक्तव्य दे रहे थे और कैसे उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर आरक्षण क्या है, बताएं आप। आरक्षण अगर हम देखें तो सामाजिक तौर पे किसी भी समाज को या किसी भी जाति को हमेशा उपचार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उपचार है। जैसे इलाज के तौर पे लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, ये एक दवा है जिससे व्यक्ति की सामाजिक जो बीमारी है वो ठीक होती है। जी, हमारे साथ जो शोषण या जो चीजें हुई हैं वो एक बीमारी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बीमारी माना है और आरक्षण उसका इलाज है। ओके। ये कोई लाभ नहीं है कि ये कोई जाति या कोई समाज लाभ नहीं लेता है, ये उनका इलाज चल रहा है। जब वो परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उन स्वतः ही वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो दबा कुचला समाज रहा है और वो पिछड़ा रहा है, वो संसाधनों से मतलब विमुक्त रहा है, तो उसको बूस्टर के तौर पे एक तरह से यह एक सहयोग मिल जाता है। और जब संसाधनों का बंटवारा हो रहा था 1950 में, ओके, भूमि सुधार जो था और जमींदारी प्रथा जो गई थी। आप इसके साथ साथ जरा बता दें, आप वर्तमान में आपका नाम, आपका स्थान और पोस्ट क्या है, ये सारी चीजें जरा बता दें। मैं अधिवक्ता आलोक सिंह निषाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो बनारस का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। अब आप बताएं, आप क्या बोल रहे थे। तो 1950 में जब जमींदारी प्रथा गई थी और भूमि सुधार हो रहा था, तो उस समय जो हमारी कम्युनिटी थी वो एक विमुक्त जाति में थी। जब देश 1947 में आजाद हुआ, हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी विमुक्त जाति की वजह से उस समय आजादी में सम्मिलित नहीं हो पाई। हमारी आजादी 1952 में मिली। तो जब बंटवारे का हुआ, जमींदारी जमींदारों से ली गई, वो हमें उसमें लाभ मिल ही नहीं पाया उसका भी। एक तरफ आरक्षण हमें क्यों जरूरी है ये मैं बता रहा हूँ। तो हम उस हिस्सेदारी में, बंटवारे में नहीं रहे। बंटवारे बाकी लोग कर लिए। हम 2 साल बाद हमें जब संविधान में ही जगह मिला तो हम कहाँ से पा पाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको उदाहरण से समझे, किसी परिवार में अगर बंटवारा हो रहा था, एक परिवार का सदस्य है ही नहीं, 4 लोग मिलकर बंटवारा कर लिए, 5वां तो था ही नहीं, तो उसको हिस्सा कहाँ से मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो हमारी जो आजादी थी वो तो 52 में थी। तो अच्छा, ये 52 में क्यों, मतलब जरा इसे विस्तार दें आप कि 50 में तो मतलब सबको मिला, तो 52 में हमें क्यों मिला। हम लोग जो विमुक्त जाति, जनजाति, विमुक्त जाति में थे लोग,
अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब। हाँ, रिचुअल ऑफेंडर बना दिया गया था हम लोग को, आदतन अपराधी बना दिया गया था अंग्रेजों के कानून के द्वारा। अच्छा जी। ये कानून हम लोग को उस समय हटा। उस समय हम लोग न हमें कोई लाभ मिल पाया था आरक्षण का, नहीं जो ये बंटवारे का, ऐसी सारी चीजें हैं। लाभ हमको कहीं नहीं मिला, इसलिए आरक्षण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। काफी लोग तो संसाधन संपन्न हो गए, संसाधन उनको बंटवारे में मिला, बट हमको बंटवारे में भी संसाधन नहीं मिला। ओके ओके, आरक्षण और जरूरी है हमारे लिए। जी ठीक है, तो हमें और हाँ ठीक है। और आरक्षण एक हिस्सेदारी है जी। हिस्सेदारी में जैसे किसी भी परिवार की में बंटवारा होता है तो उसमें युवा हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे जैसा भी हो, 5 भाई हैं तो 5 को बराबर मिलता है। जी, ये सामाजिक नियम भी है और वैधानिक नियम भी है। तो जब बंटवारा हुआ 1950 में समाज का या देश का या भूमि का, तो वहाँ भी हिस्सेदारी हमको नहीं मिली। ओके, ये कह टाल दिया गया कि आप योग्य नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, सक्षम नहीं है, और कुछ लोग अपने हिस्से में ज्यादा ले लिए। ये तो बंटवारे का कोई नियम नहीं है। अच्छा, एक बात मैं, हाँ जी जी, आप बात पूरी करें फिर आपसे बात करते हैं। हो गई। ओके जी, मैं ये कह रहा था वकील साहब कि जैसे आप समझें, अभी वर्तमान में आपने दीपक निषाद जी के बोर्ड पर जाकर आरक्षण का डिमांड पे अपना भी एक दस्तावेज, अपना हस्ताक्षर आपने रखा है ना? नहीं, आरक्षण का मैंने जरूरी क्यों है, आरक्षण क्यों हमें, जैसे बोला जाता है ना, आरक्षण को बंद कर देना चाहिए, मैं ये बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसे उपचार बताया, उसे इलाज बताया, और ये जरूरी है, ये इसे बंद नहीं करना चाहिए बल्कि इसे देना चाहिए, क्योंकि वो समाज जिसे चाहिए वो दबा कुचला है, वो संसाधन विहीन है और उसे बहुत बड़ी आवश्यकता है इसकी। ठीक है, जैसे टीका लगाया जा रहा है, डोज बूस्टर और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है आबादी को कोरोना और ओमिक्रॉन से बचने के लिए, वैसे ही बहुत सारे ऐसे पिछड़े जो और इस तरह के जो साधन विहीन जातियां रहीं, उपजातियां रहीं, उनको जरूरी आरक्षण। चलिए, ये बात हो गई। हम ये कह रहे थे ना कि आरक्षण लेने की जो प्रक्रिया पे लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, डॉक्टर संजय निषाद, सनाफ मल्लाह, मुकेश सहनी जी, तो इसमें अभी जो वर्तमान की स्थितियां हैं, समय कम बचा है, 2022 का चुनाव सर पर है, ऐसे में जो गतिविधि चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस विषय में कुछ बोलेंगे आप? जी बिल्कुल। आरक्षण जो प्राप्त करने का एक वैधानिक तरीका है, आप इसको राजनीतिक दबाव से ही और कानूनी प्रक्रिया से ही प्राप्त कर सकते हो, बाकी और कोई इसमें कोई रास्ता नहीं है। आप लालच बस नहीं पा सकते हैं या किसी को फुसला कर नहीं पा सकते हैं, सिर्फ राजनीतिक दबाव और वैधानिक प्रक्रिया जी। ये आप अगर कोर्ट में जाएंगे जी, तो कोर्ट के द्वारा इसको स्टे कर दिया जाएगा। अगर सरकार, राज्य सरकार इसको दी जाती है जी, तो कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विरोध हो जाता है एससी के नाम पे जी, जो पहले से मौजूद एससी में है, वो लोग आके विरोध कर देती हैं जी। जबकि बंगाल में या अन्य जगह दिल्ली में वहाँ की एससी जातियां इसका विरोध नहीं करती हैं, वहाँ की राज्य सरकार उनको दे रखी है। अगर यहाँ पे विरोध ना हो तो ये राज्य सरकार खुद कर सकती है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट या संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही ना। राज्य सरकार खुद सक्षम है, अगर विरोध ना आए, अगर विरोध ना आए तो राज्य सरकार ही इस आरक्षण को दे सकती है, लागू कर सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है जी? बिल्कुल। अब आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब होगा कैसे विरोध और क्या होगा, वो जरा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए। देखिए, होता क्या है सर कि आप लोग जैसे अलग अलग राजनीतिक दल जिस तरह से अपने अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि भैया हम आरक्षण दिलाएंगे, हम जोर लगा रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के बैनर तले पूरा पावर लगा दिए हैं और योगी जी के तमाम चिट्ठी लिख दिए, उनको चिट्ठियों का प्रतिक्रिया भी मिल गया, इस तरह के बातों को दिखा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि आने वाले वक्त में, जैसे मान लीजिए सनाफ मल्लाह, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि आरक्षण अगर इस चुनाव के पहले मिल गया तो हम डॉक्टर संजय जी को समर्थन कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कहते हैं ना। तो अभी क्या चलता है और क्या चलेगा, आप उसको समझें कि जैसे यह एक बहुत बड़ी सोची समझी एक साजिश और एक चुनाव की स्ट्रेटेजी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना गणित और अपना विवेक लगा सकती है कि भैया अगर ऐसा रहा तो एक जो है पार्टी जो सर्वाधिक मजबूत है उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की राजनीति को करने के लिए, निषाद पार्टी,
अब उसके साथ अगर थोड़ा सा चालाकी करती है अगर भारतीय जनता पार्टी, या जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लोग रणनीतियां बनाते हैं, तो सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी उनके लिए एक बहुत बड़ा अवरोध साबित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो अलग चुनाव लड़ें और अपने जैसा कि कह रहे हैं 160-65 सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, किसी से कोई टाई अप गठबंधन नहीं रहेगा, तो डॉक्टर संजय निषाद भाजपा के साथ गठबंधन या अन्य चीजों पर अड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ सीटें निर्धारित हो जाए जिससे कि वो चुनाव लड़ सकें और भाजपा के साथ ही रहेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे यह आने वाले दिनों की एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, जैसा अभी आपने कहा, आप ही की बात से निकाल के कह रहा हूं कि जो पहले से SC ST जातियां हैं वही लोग विरोध दर्ज करा देंगी। जैसे मान लीजिए बसपा पार्टी है, वो कब चाहेगी कि आपको भी आरक्षण मिल जाए SC ST कोटे में, आप भी आ जाए, हमारे भैया आ जाइए, बंटवारा करते हैं दोनों भाई मिलके, नहीं चाहेगी ना। तो आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, डॉक्टर संजय निषाद के वोट बैंक में सेंध लगाकर कुछ हिस्सा सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी काट ले गए तो निषाद पार्टी कमजोर पड़ेगी और वोट बंट जाएगा हमारा, यानी पिछड़ा वोट जो है निषाद वोट, वो निषाद पार्टी और VIP में डिवाइड हो जाएगा। बाद में क्या होगा कि वो सपा को नहीं जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा या अन्य किसी पार्टी में नहीं जाएगा। कुछ लोग हैं जो दुखी हैं तो वो जो भावुकता में बसपा को जो है वोट कर देंगे। अगर मान लीजिए बसपा कुछ सीटें निकाल लेती है तो आने वाले वक्त में भाजपा बसपा को गठबंधन में लेके सरकार बना सकती है। आपको अंदाजा है इस बात का? कहने का आशय ये है कि जिस मतलब वर्ग से हमें ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग हैं जो ऑलरेडी SC वाले आरक्षण को लिए हुए हैं। सही है कि नहीं है? वह लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना, राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको लागू कर सकती है, जैसा कि आपने कहा। तो वही हम कह रहे हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो रीट दाखिल कर सकते हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग शायद वो लोग हैं जो ऑलरेडी आरक्षण पहले से हैं। तो वह लोग कहेंगे कि भैया क्यों हमारा दे रहे हो, हमारे में से क्यों दे रहे हो, तमाम तरह की नहीं देना चाहिए, इनको जरूरत नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारे कहने का मतलब है कि एक पार्टी को मजबूती के साथ अगर मान लीजिए भाजपा से किसी तरह का सीटों का डिवाइड करके बंटवारा करके या कुछ सीटें लेके डॉक्टर संजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं और निषाद पार्टी को लेके भाजपा के साथ लेकर अगर मतलब सहयोग देकर उसे सरकार में लाना चाहते हैं, तो वर्तमान की परिस्थितियां यही कह रहे हैं कि ये सटीक बात है। क्योंकि अगर सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी उसमें हिडन म्यूट हो जाएंगे या निषाद पार्टी के सहयोग में आ जाएंगे तो दोनों बात हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो आबादी है, जो निषाद आबादी खास करके है, वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। इससे ज़्यादा संभावनाएं बनेगी मैक्सिमम सीट निकालने का, और ये संभावनाएं बनेगी कि भाजपा को भी अंदाजा लगेगा कि निषाद पार्टी के तरफ से उसे एक तरह से बड़ा सहयोग मिल गया, फिर उसे शायद बसपा का सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यह है कि जैसे अब तक छले जाते रहे ना, वैसे थोड़ा सा एक इलेक्शन और छलाने की जरूरत है अपने आप को। नहीं भी इलेक्शन के पहले अगर ये लोग कुछ कर पाते हैं आरक्षण पर, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बुलंदी में कहीं निषाद पार्टी के वोट में बहुत बड़ा जो है दरार डालने का कार्य न हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा तमगा अपने ही गले में आएगा जो लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो लोग जो है ना अपनी भी कोई सीट नहीं निकाल पाएंगे और निषाद पार्टी की भी कोई सीट नहीं निकल पाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, तो ये इस पे आपका क्या कहना है? ये सटीक है बात की गलत है? अभी तक जो मैंने आरक्षण विवाद से रखी थी, एक पॉलिटिकली व्यू के साथ नहीं रखा था, एक अधिवक्ता के तौर पर रखा था। अब मैं सामाजिक तौर पे अपनी बात रखता हूँ और एक पॉलिटिकली व्यू रखता हूँ जी। निषाद पार्टी के पास अभी तत्काल में कोई वोट बैंक नहीं है। आप इसको एकदम गहराई से समझ लीजिए। वोट बैंक निषाद पार्टी के पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो वोट बैंक एकदम बिखर गया है। अच्छा। और वो वोट बैंक तो भाजपा को भी नहीं जाने वाला है। अच्छा।
जो बिखरा है। अच्छा या तो वो वोट बैंक इधर वीआईपी पार्टी को जानी है, अच्छा या तो फिर सपा में जानी है। अच्छा ठीक एकदम है। ये एकदम ओवरव्यू जो है यही है। अच्छा अगर ये दोनों पार्टियां, समाज की दोनों पार्टियां, निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी जुड़ जाती हैं, अच्छा। तो इससे समाज का बहुत बड़ा लाभ होगा, फायदा होगा, और मिलना भी चाहिए। निषाद पार्टी और वीआईपी दोनों जुड़ जाती हैं तो? हाँ, जुड़ ओके जाती हैं तो बहुत फायदा होता है समाज को। ओके ठीक है। और अभी भी लीड अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी जी सन्नाफ मल्ला कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए लीड। डॉक्टर साहब अपना विश्वास और अपनी जो एक गरिमा है वो उन्होंने गिरा दी है। अच्छा समाज में एक विश्वास जो था उनके प्रति 2013-14 से वो सक्रिय थे एक सामाजिक। क्यों उनका जो है गरिमा गिरा हुआ है डॉक्टर संजय निषाद जी का? जी, डॉक्टर साहब की गरिमा उनके जो स्टेटमेंट है, जो उनकी क्रिया एक्टिविटीज है या क्रियाकलाप है, उसकी वजह से। अच्छा। सारी चीजें बंद कमरों में होती है ना, उनकी आज तक कोई कारणी बैठक हुई है, ना ही उनके कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी कभी अपना स्टेटमेंट जारी करता है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीजें लीड की जा रही हैं। अच्छा। पार्टी ऐसे नहीं चलता, ऐसे सिर्फ कोई संगठन चलता है। अच्छा। पार्टी चलाने के लिए सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कितने पदाधिकारी है, कितने उनकी जिला कार्यकारिणी, कभी कोई मीटिंग होती है नहीं है। डॉक्टर साहब खुद करते हैं, सब करके रख लेते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब ने समाज को बहुत अच्छा उभारा है। एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने जो पाठ और पठन पाठन किया है समाज के साथ, वो वाकई में सराहनीय है। बिखराव तो विगत दिनों आपको देखने को मिला। हमको तो लग रहा है वीआईपी पार्टी में उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी लौटन राम निषाद जी ने जो है पार्टी को छोड़ दिया, तो ये बिखराव तो वहाँ नजर आ रहा है। नहीं, बिखराव वो जो है वो उनकी विचारधारा से है, सामाजिक तौर पे नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लौटन राम निषाद के जाने से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लौटन काका जो है वो सामाजिक व्यक्ति हैं। और वो बीजेपी के साथ वो खुद को फैसला नहीं कर पा रहे थे, बस उनकी मेहनत और जाने का वजह था, और कोई वजह नहीं है। तो बीजेपी के साथ वो नहीं कर पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे? फिर बोलिएगा एक बार। असहज महसूस कर रहे थे। तो इसका मतलब मुकेश सहनी जी बीजेपी के साथ हैं? नहीं, वो बीजेपी के साथ कहाँ है। तो फिर क्यों वो असहज महसूस कर रहे थे लौटन राम जी? वो उनका असहज महसूस इसलिए करना था कि ये बीजेपी के साथ वहाँ जो इनका जोड़ था बिहार में जी, और बीजेपी के साथ ये खुल के विरोध में नहीं आ रहे थे, इसलिए ये। तो आप स्वयं बताइए कि जिस तरह से चौधरी लौटन राम निषाद बीजेपी की नीतियों को नकारते हैं या उसका विरोध करते हैं, तो सनआफ मल्लाह क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो बिहार में गठबंधन में हैं और यहाँ पर जो है खुल के वो इस विषय पे बात कर रहे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं यह बात, मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम स्पष्ट जनता की आवाज बन के बोल रहा हूँ कि आपने कहा डॉक्टर संजय निषाद का जनाधार नहीं है, जनाधार वीआईपी के साथ है। चलिए मैं मान लिया, वीआईपी पार्टी अगर जनाधार लेके चल रही है और अकेले निषादों का वोट लेके सिंगल बॉडी अगर चुनाव लड़ती है किसी के बिना गठबंधन के, तो क्या वो चुनाव की सीटें निकाल लेगी? वीआईपी पार्टी जीत जाएगी? वीआईपी पार्टी सीटें निकालने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वोट काटने के लिए लड़ रही है। नहीं, वोट काटने, हराने के लिए लड़ रही है ना? हराने के लिए लड़ रही है। हराने के लिए, निषाद पार्टी को हराने के लिए? नहीं, निषाद पार्टी को नहीं, सत्ता में बैठे लोगों को हराने के लिए जो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसको उल्टा करके देखिए, भाजपा को टाई अप करके गठबंधन करके बिहार में सनआफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने चुनाव जीता, 4 विधायक 5 विधायक जो भी अपने आप को मंत्री बनाए, उत्तर प्रदेश में वह भाजपा को हराने के लिए आ गए हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। इस चीज को गंभीरता से समझना होगा। जो पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को प्रभावित करती है, आपको लग रहा है कि ये सब सोशल मीडिया का बस हो हल्ला है कि निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद राज, जय निषाद राज, ये चल रहा है, और संजय निषाद के साथ अगर लोग नहीं हैं तो ये जो लखनऊ में भीड़ गई थी ये क्या थी? वीआईपी की थी? नहीं, ये सामाजिक लोगों की भीड़ थी जो आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। वहां पर निषाद समाज था, न वीआईपी का था न निषाद पार्टी का था, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ बड़ी उम्मीदें थी, अरमान थे कि भाई उनको आरक्षण मिल जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। सही है। आपको मैं बताऊं, आज की डेट में या कल की डेट में फिर से संजय जी वहाँ पे ऐसा करते हैं तो वहाँ पे 10 लोग भी नहीं जुटेंगे। ठीक है, वो तुरंत करते हैं तो नहीं जुटेंगे, लेकिन अभी अगर आरक्षण का अनाउंसमेंट करके करते हैं तब तो लोग जुटेंगे।
बिल्कुल 10 लाख लोग जुटेंगे तब। तो देखिए होता क्या है, आरक्षण के लिए जो जिस लेवल पे कार्य कर रहा है, डॉक्टर संजय निषाद दिलवा देंगे समाज को, या फिर सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी दिलवा देंगे, या दोनों लोग मिल के दिलवा देंगे। ये सारी चीजें समाज को स्पष्ट बताना होगा कि कौन क्या किया, और समाज अपने स्तर से देख लेगा। बाकी तो नेताओं का काम है, राजनीतिक पार्टियों का काम है कि अपना अपना श्रेय लेती हैं। जैसे सपा कहती है कि मैंने ये हाईवे बनवाया, उन्होंने उद्घाटन कर दिया, अपने नाम करा लिया। मेट्रो लखनऊ को हमने बनाया था, उन्होंने बस फीता काट के उद्घाटन करके अपने नाम कर लिया। तो ये तो दौर है भैया, आप अपने घर से तो बनवाते नहीं हैं। सरकारें हैं 5-5 साल में बदलती हैं। तो अभी किसी ने शुरू किया, कल को किसी ने उसका विमोचन किया, उद्घाटन किया, तो ये चलता रहता है। ये तो किसी के नाम पगड़ी बनेगी, किसी के नाम सेहरा बंधेगा। ये ठीक एक स्टेटमेंट था जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बढ़िया। पार्टी से लड़ी, हमारे भाई हैं वो, सारे पैसे भी मैं लगाऊंगा चुनाव, मगर उनको चुनाव हमसे हमारी पार्टी से लड़ना होगा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है उनपे। अच्छा, डॉक्टर साहब पर उनको भरोसा नहीं है, और डॉक्टर साहब उनकी पार्टी से लड़े, और ये नहीं निषाद पार्टी से टाई अप करके लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। बात तो मेरी सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए जी। उनको ये भरोसा नहीं है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे और 1-2 सीट पे अपने परिवार के लिए सिर्फ मांग के चुनाव लड़ जाएंगे। गठबंधन का मतलब ये होता है कि वो सामाजिक तौर पे बात करें और समाज के लिए गठबंधन करें। अच्छा, ये बताइए, एक राज्य स्तरीय पार्टी है जो इतने बड़े वोट का प्रतिनिधित्व करती है, और वो एक सीट पर टाई अप कैसे कर सकती है? एक सीट पर टाई अप। राजभरों की एक पार्टी है, सुहेल देव पार्टी करके, अध्यक्ष है। क्या वो एक पार्टी, जबकि उनकी जनसंख्या निषादों से बहुत कम है, क्या उन्होंने एक सीट पर टाई अप किया था? नहीं, उन्होंने एक सीट पे टाई अप नहीं किया, लेकिन सपा के साथ तो उन्होंने कहा है कि हमको सीट नहीं मिलेगी तो भी हम सपा के साथ रहेंगे। नहीं, पहले अभी इसको छोड़िए, मैं पास की बात कर रहा हूँ, वोट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक सीट पे टाई अप नहीं किया था, इतनी छोटी जनसंख्या के होने के बाद भी। तो सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को ऐसा करना चाहिए कि भाजपा के साथ जो है ऐसा गठबंधन बना ले, वही जो है इस गठबंधन में जीत जावे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो मेन बात ये है कि भाजपा के साथ गठबंधन अगर सनाफ मल्लाह बना लेंगे, और उनको अगर बहुत अच्छा मौका दे देती है भाजपा, जैसे बिहार में दी 11 सीटें दे दी, तो वैसे ही यहाँ पे 9 सीटों का आंकड़ा लेकर भी अगर वो चल जावें, तो मैं तो कहता हूँ 9 विधानसभा हैं गोरखपुर जो है परिमंडल में, अपने हमारे जो है जनपद में, तो वो गोरखपुर से ही 9 सीटें जीत जाएंगी, शायद जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कार्य उनको करना चाहिए, न कि सिंगल बॉडी अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोचने पर सिर्फ हारना होगा। 9 सीटों पर टाई अप होता है तो इसके खिलाफ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि 9 सीटें हमारा समाज 9 सीटें के लिए 9 सीटों के लिए क्या बोलते हैं, बिहार में 11 मिलेगा तो यहाँ तो 21 चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बात अलग है, ये छोड़िए। मैंने कहा उदाहरण दिया आपको, मैंने उदाहरण दिया कि सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी क्यों नहीं यहाँ भी गठबंधन कर ले रहे हैं। गठबंधन करके जीतने के लिए लड़े ना, हारने और हराने के लिए क्यों लड़ना है? आप यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे तो आखिर किसकी बनने देंगे? किसी और की बनने देंगे? यहाँ पर बाया बाया अगर कैलकुलेशन किया जाए तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, अगर सनाफ मल्लाह सिर्फ निषादों के वोट को डिवाइड करने में सफल हुए तो। सनाफ मल्लाह और डॉक्टर संजय निषाद अगर मिलकर एक मंच पर खड़े होकर चलते हैं और दोनों लोग समझौता सुलह कर लें कि भैया दोनों लोग जो है हम लोग अपनी अपनी पार्टी का जोर लगा दें, और दोनों लोग जो है आपस में भी एक समझौता हो जाए कि अगर इतने विधायक आए या जो भी विधायक आए उनमें से हम लोग मंत्रालय कौन लेगा, कौन क्या करेगा। देखिए, अगर स्वार्थ परक बात की जाएगी ना, जो आपने कहा एक सीट के लिए समझौता कर लिए, अपने बेटे को सांसद बना दिए, राइट, तो आपको बताना चाहूंगा कि हर नेता निषाद समाज का आज अगर बहुत ज्यादा सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी को और डॉक्टर संजय निषाद जी को छोड़ दिया जाए, दोनों लोगों ने अपने अपने प्रदेश में अपना परचम फहराया है, ये बहुत बड़ा कार्य किया है, एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक इन लोगों ने एक बहुत बड़ा आयाम खड़ा किया। तो बाकी नेताओं का हालत यही है कि ये लोग अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने परिजनों को राजनीति में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे किसी जोरदार पावरफुल कद्दावर छवि के नेता को अपने समाज से आगे नहीं बढ़ने दिया भैया। सही बात, सच है एकदम। आपसे बढ़िया प्रवक्ता कौन हो सकता है? लेकिन आपके ही इसी प्रवक्तापन को देखकर बहुत सारे नेता पगला जाते हैं।
आप जब बोलते हैं तो उनको डर लगता है कि ये आ जाएगा तो यही ज्यादा जो है पहचाना जाएगा, मैं तो पीछे हो जाऊंगा। तो आप कभी ना आगे आए, इसके लिए आपको गर्त में भेज दिया जाता है। ठीक है, आपको सर मैं बताना चाहूंगा कि इतिहास में निषाद समाज में डॉक्टर संजय निषाद जैसे नेता पैदा नहीं होंगे, जिन्होंने जो अपनी भूमिका से, जो अपनी चीजों से निषाद समाज को इन्होंने जो स्टैंड दिया है। आज पेपर का जो सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है जी, उस पेज पे निषाद समाज की बातें लिखी जाती है जी। मैं यूपीएससी का छात्र है जी, प्रिपरेशन में हूँ, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कभी पिछले 20-25 सालों में कभी एडिटोरियल पेज पर निषादों का जिक्र नहीं होता था जी। वैसे फोटो लिख जाता था कहीं उतारकर्ताओं के नाम पे जी, और कभी एडिटोरियल पेज पर नहीं छपता था, संपादकीय पे नहीं छपता था। ओके, तो ये डॉक्टर संजय निषाद जी का ही देन है ओके, जो समाज को एक स्टैंड दे पाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात को महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही बात है कि समय के साथ यही है सच्चाई, यही कि उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं पैदा हुआ समाज में आज तक। ओके, मगर ये भी सच्चाई है कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। जो उनकी गरिमा थी, जो उनका एक स्टैंड था, वो स्वार्थपरक राजनीति में लिप्त हो गए सब। समय के साथ जो है बदलते चले गए। लगा होगा कि अब बस जो है ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, चलो चलते चलाते कुछ जो हाथ लगे वही हाथ लगे। ठीक है, और नेता उनका पढ़ाया हुआ, उनका कैडर किया हुआ, आज भी लोग जब बोलते हैं, उनके छात्र बोलते हैं तो किसी की बोलती नहीं खुलती उनके आगे जी। बिल्कुल, पढ़ाया हुआ लेसन, पढ़ाया हुआ पाठ के आगे कोई नहीं टिक पाता है, चाहे बीजेपी का कैडर हो जी, सपा कैडर, उनके आगे कोई नहीं टिकता है जी जी जी। उन्होंने एक मजबूत कैडर खड़ा कर दिया। उन्होंने वो काम, वो मतलब उस जगह पे लाके खड़ा किया इस समाज को, जो मुंह नहीं खोल सकता था, उसे ऐसा कंटेंट दे दिए कि उसके सामने किसी का मुंह नहीं खुलेगा, ऐसा बना दिया उन्होंने। वह जब निषाद जब बोलता है या निषाद जब जागता है तो फिर उसके सामने लोगों का जवाब जो है नहीं रहता है किसी का। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन इसी दीवार को जो विश्वास समाज का खो दिया उन्होंने। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका बहुत जो पद है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो राजनीतिक तौर पर उनका पद, उन्होंने अपना विश्वास। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अपना कीमती समय दिया, और मैं यह रियल रिपोर्टर न्यूज के माध्यम से समाज में आपकी बात रखूंगा। और मुझे खुशी हुई कि आप जैसे एक सुलझे हुए शख्सियत से बात हुई। और फिर अपने नेताओं को फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि ये लोग अगर दोनों महाशक्तियां हैं, अगर आज भी अभी भी एक मंच पर एक साथ खड़े हो जाएं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूकंप लाया जा सकता है। और वर्तमान में चुनाव है तो निर्णय जनता लेगी, लेकिन अपने अपने नेताओं में आस्था भी रखे। मेरा अंततः कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष है कि लाभ किसी पार्टी को न मिले, समाज को मिलके जाए जी। ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।